हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये एक नर्व के कंप्रेशन होने की वजह से डेवलप होता है। द कार्पल टनल सिंड्रोम द मोस्ट कॉमन फोकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, फोकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसकी जो मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है अपर लिम्ब में, वो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। अदर भी देखने को मिलता है, पर कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा देखने को मिलता है। रिजल्ट फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व एट द रिस्ट, और इसमें जो है रिस्ट पर जो है मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से जो डेवलप होता है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कार्पल टनल की एनाटमी क्या है, कार्पल टनल क्या होता है। तो अगर बाउंड्री की बात करें कार्पल टनल की, तो बोलारली अगर हम देखें, बोलार सरफेस की तरफ से देखें तो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट हमें देखने को मिलता है। डार्सली अगर देखें, मतलब डार्सल सरफेस की तरफ से, तो कार्पल बोन्स हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ डीप बोलार कार्पल लिगामेंट एंड बोलार इंट्रोसिस लिगामेंट देखने को मिलता है। अगर लेटरल साइड से हम देखें लेटरली, तो स्किफाइड ट्यूबरासिटी देखने को मिलती है। जो ये स्किफाइड बोन है उसकी ट्यूबरासिटी, साथ ही साथ ट्रेपेजियम बोन्स हमें देखने को मिलती है। मीडियली अगर हम देखें तो पिसिफार्म बोन्स एंड हुक ऑफ द हैमेड, ये हमें देखने को मिलता है। अगर कंटेंट की बात करें तो 9 टेंडन्स एंड मीडियन नर्व होती है। 9 टेंडन्स कौन कौन से? द टेंडन ऑफ फ्लेक्जार पॉलिसिस लॉन्गस एंड 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्जार डिजिटोरम प्रोफंडस एंड 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्जार डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये टेंडेंस होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है फ्लेक्जार रेटिनाकुलम से जो होता है वहाँ पर होता है। ये क्या होता है? द थिक फाइब्रस बैंड फ्रॉम ट्यूबरासिटी ऑफ स्क्विफाइड बोन एंड अ पोर्शन ऑफ ट्रेपेजियम टू द पिसिफार्म एंड हुक ऑफ द हैमेट। जो हमारा ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है या फ्लेक्जार रेटिनाकुलम, ये एक थिक फाइबर बैंड होता है जो कि स्क्विफाइड बोन की ट्यूबरासिटी से लेकर के ट्रेपेजियम और पिसिफार्म से होते हुए हुक ऑफ हैमेट तक होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा कार्पल टनल की एनाटमी क्या होती है बेसिकली। और जैसे कि क्या होता है, जो हमारी मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। तो द मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड एट द रिस्ट रिजल्टिंग इन नंबनेस एंड पेन। नंबनेस और पेन हमें देखने को मिलेगा। अब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि क्या होता है, किन पर्सन में ज़्यादा होता है, कितना इसका प्रेवलेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली ये जो एडल्ट इंडिविजुअल होते हैं उनमें ज़्यादा अफेक्ट करता है उन्हें। और ये 3 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन, मतलब 3:1 का रेशियो होता है मेन एंड वुमेन में। तो वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है मेन में। क्यों और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम अगला देखें तो हाई प्रेवलेंस रेट हैज बीन रिपोर्टेड इन पर्सन हु परफॉर्म सर्टेन रिपीटेटिव रिस्ट मोशन। फ्रीक्वेंट कंप्यूटर यूजर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉमन होता है। तो जो हाउस वाइफ मोस्टली होती हैं वो रिस्ट का ज़्यादा यूज करती हैं। जब वो मतलब रोटी बना रही होती हैं या जब किचन का काम कर रही होती है तो उसमें जो है रिस्ट का ज़्यादा यूज होता है। तो इस वजह से फीमेल में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो फ़ोन का, मोबाइल का या लैपटॉप का, कंप्यूटर का जो लोग यूज करते हैं वो मेन हो या फीमेल, तो सब में होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो है क्या होता है। तो सबसे पहले अगर 30% किसी का नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें क्या होगा, हैंड पैरेस्थीसिया हो जाए। मीन्स पैरेस्थीसिया टर्म का मतलब होता है एबनॉर्मल सेंसेशन, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन या प्रेकिंग सेंसेशन होता है। तो उस तरह से अगर 30% इन्वॉल्वमेंट है, अगर 10% इन्वॉल्व है तो क्लिनिकली जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, पर पैरेस्थीसिया उतना डेवलप नहीं होगा। और अगर 3.5% है तो ये एबनॉर्मल नर्व कंडक्शन एक्टिविटी स्टडीज होगी। मीन्स जब एनसीबी हम करवाएंगे तो उसमें हमें पता चल सकता है। अब अगर हम काजेज की बात करें कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, तो पहला है एब्रेंट एनाटमी। एब्रेंट मतलब होता है एबनॉर्मल एनाटमी या एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एनाटमी, इस तरह से। तो इसमें क्या है कि एनामेलस फ्लेक्जार टेंडन, जो फ्लेक्जार टेंडन है उसमें एनामलीज हो गई, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। या फिर कंजेनाइटली स्मॉल कार्पल बोन हो गई तो उसकी वजह से, या कुछ लोगों में गैंग्लियन सिस्ट मतलब बन जाती है तो उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर लाइपोमा मीन्स ट्यूमर डेवलप होने लगा तो उसकी वजह से चांसेस रहते हैं नर्व के कंप्रेस होने की। साथ ही साथ प्रॉक्सिमल लंब्राइकल मसल्स इंसर्शन जो होता है वो अगर हो रहा है तो भी
जो हमारी मीडियन नर्व है उसके कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ जो आर्टरीज है, अगर उसमें थ्रॉम्बस या थ्रॉम्बोज्ड आर्टरीज है तो उसकी वजह से आर्टरीज का डायमीटर इंक्रीज होगा तो नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो ये हमारे रीजन थे एब्रेंट एनाटमी के। अब बात करते हैं इन्फेक्शन कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शियस डिजीज डेवलप हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस है, या फिर मायोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन या लाइम डिजीज है, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हो गया है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, जैसे कि पॉलीमायोसाइटिस हो गया, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस हो गया, इस डिजीज की वजह से, ये जैसे जो फ्लेक्जार टीनोसाइनोवियम होती है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो टीनोसाइनोवाइटिस हो जाएगा, उसकी वजह से हो सकता है। या गाउट हो जाए, मीन्स जो यूरिक एसिड की वजह से होता है, तो गाउट की वजह से, स्यूडो गाउट, तो इसकी वजह से, साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये सारी कंडीशंस में डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं नर्व कंप्रेस के। अब बात करते हैं कि अगर मेटाबॉलिक डिजीज है, मेटाबॉलिक कंडीशन, तो उसमें जैसे एक्रोमेगैली, अब एक्रोमेगैली अगर किसी को हो गया तो उसमें नर्व कंप्रेस हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म किसी को है, थायराइड में जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी हो गई है, या एमाइलोइडोसिस अगर किसी को हो गया, या डायबिटिक कंडीशन है तो उसमें भी डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज्ड कैनाल वॉल्यूम, कैनाल का वॉल्यूम कब इंक्रीज हो सकता है, जैसे इन प्रेगनेंसी में, ओबेसिटी में, अगर किसी पेशेंट को एडिमा हो गया, एक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो गया, तो ये सारे कंडीशंस में कैनाल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और उस कंडीशन में भी कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो ये सारे काजेज हो सकते हैं। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं। तो पेन हो सकता है, नंबनेस हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। अब पैरेस्थीसिया है तो मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट है नर्व का, कितनी कंप्रेस है, उसके बेसिस पर उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ सिम्टम्स आर यूजुअली वर्स एट नाइट एंड कैन अवेकन पेशेंट फ्रॉम स्लीप। जो सिम्टम्स होते हैं वो नाइट में ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, और जब पेशेंट सो के उठता है तो उसमें सिम्टम्स जो है वर्स होते हैं। साथ ही साथ टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट ऑफन फ्लिक देयर रिस्ट एज इफ सेकिंग डाउन अ थर्मामीटर। फ्लिकिंग साइन, जो थर्मामीटर पहले आता था जो मरकरी वाला होता था तो उसको सेक करते थे, जैसे उस तरह से अगर हम हैंड का मूवमेंट करते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है पेन से। अब हम बात करते हैं, इसमें देखो इमेज में आपको दिखाया गया है कि कौन सी नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। जैसे अल्नार नर्व है, देखिए आपकी जो फिफ्थ कार्पल बोन है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है और फेलेंजेज हैं, उसमें देखिए ये इस साइड में अल्नार नर्व सप्लाई कर रही है। देन आपके रेडियल नर्व जो है आपके कुछ थंब पार्ट को, और जो है जो आपके डिजिट्स हैं उसमें कुछ सप्लाई कर रही है, मतलब जो आपकी कौन सी प्रागिमल डिजिट हम कह लें तो उसमें होती है। और जो आपकी मीडियन नर्व है वो अगर देखें तो आपके यहाँ से थिनार से लेकर के, जो आपका थिनार है वहाँ से लेकर के, और जो आपके जो है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और थोड़ा सा जो आपके रिंग फिंगर है उसके इन्वॉल्वमेंट में है, उसको भी सप्लाई करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर ये कहाँ पर कंप्रेस होता है, रिस्ट पर कंप्रेशन की वजह से जो है मीडियन नर्व के कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं, पेन एंड पैरेस्थीसिया में रेडिएट टू फोर आर्म, एल्बो एंड शोल्डर। कंप्रेशन की वजह से जो है हमारा एल्बो भी अफेक्ट हो सकता है, शोल्डर भी अफेक्ट हो सकता है, फोर आर्म भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो मीडियन नर्व है पूरे में सप्लाई करती है। साथ ही साथ जैसा कि हमने अभी बताया था कि हमारी मीडियन नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज्ड ग्रिप स्ट्रेंथ, जो ग्रिप करने की स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होगी, में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेक्सटेरिटी एंड थिनार मसल्स एट्रॉफी होने लगेगा, में डेवलप इफ द सिंड्रोम इज सीवियर सिंड्रोम हो गया तो उस कंडीशन में थिनार मसल एट्रॉफी हुआ, जो ग्रिप स्ट्रेंथ है ये सारी डिक्रीज हो जाएंगी, एट्रॉफी इंक्रीज हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सीवियर केसेस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट विद कार्पल टनल सिंड्रोम ऑफन है बायलेटरल सिम्टम्स, जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है मोस्टली पेशेंट में बायलेटरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कुछ में यूनिलेटरल भी होता है पर बायलेटरल मोस्टली देखने को मिलता है। बट वन हैंड टेंड टू बी मोर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट, पर एक हैंड जो है ज़्यादा अफेक्टेड दिखेगा। अब हम अगर डायग्नोसिस की बात करें कि इनकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जो अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें, देन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट जो है उसके लिए प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फॉलन मैन्यूवर है, टाइनल साइन है, डॉर्कन कंप्रेशन टेस्ट है, बिग थंब अबडक्शन है, सेंट्री टेस्टिंग है, मीन्स 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारे करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं भी डिटेल में।
जैसे कि अभी हमने बोला था वीकनेस इन थंब अबडक्शन, जो थंब अबडक्शन टेस्ट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो और 4 फिंगर्स हैं उनको होल्ड करेंगे और थंब को उसके बाद में पुश पुश करेंगे अबडक्शन के लिए। तो थंब का जो अबडक्शन है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें वीकनेस आ जाती है, इसलिए थिनार मसल की जो एट्रोफी थी, ये देखिए, ये हमें देखने को मिलती है थिनार साइड में। और साथ ही साथ जो है सेंसरी डिस्टरबेंस भी हमें देखने को मिलता है जहाँ जहाँ हमारे मीडियन नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। अब बात करते हैं फॉलन मैन्यूवर्स। तो फॉलन मैन्यूवर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, जैसे जो अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट हम करते थे वैसे ही ये होता है लगभग लगभग। तो ये इन दिस टेस्ट द रिस्ट इज फ्लेक्स्ड अप टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तक रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मिनट के लिए। पेशेंट इज देन आस्क्ड फॉर कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग नंबनेस और पेन इन द फर्स्ट 3 फिंगर्स, और पेशेंट से पूछेंगे क्या फर्स्ट 3 फिंगर्स में कोई टिंगलिंग नंबनेस या पेन फील हो रहा है। दिस टेस्ट कैन बी क्वान्टिफाइड बाई नोटिंग द टाइम टेकन फॉर दिस सिम्टम टू अपीयर, और इससे पता चल जाता है कि सिम्टम्स अपीयर हो रहा है नहीं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ पोजिशनिंग द रिस्ट फॉर इलिसिटिंग द टेस्ट, और अलग अलग पोजिशनिंग है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर को जो है 90 डिग्री जो है फ्लेक्स कर लिए, अबडक्ट कर लिए या फ्लेक्स कर लिए, उसके बाद जो है करवाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा एल्बो जॉइंट होगा वो हमारा एक्सटेंशन में पूरी तरह से होगा, रिस्ट का 90 डिग्री तक फ्लेक्शन करके फिर करवाते हैं। इस तरह से भी हम कर सकते हैं सीटिंग में। अब साथ ही साथ टाइनल साइन चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, इलिसिटेशन टैप ओवर द मीडियन नर्व एज इट पासिस थ्रू द कार्पल टनल इन द रिस्ट। तो जो मीडियन नर्व जहाँ से पास होती है कार्पल टनल पर रिस्ट के पास, वहाँ पर हम टैप करते हैं। पॉजिटिव साइन अगर होगा तो आज सेंसेशन ऑफ टिंगलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियल नर्व ओवर द हैंड। तो इससे क्या होगा, अगर वहाँ कंप्रेशन है तो टिंगलिंग सेंसेशन हमें फील होगा जहाँ जहाँ मीडियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ टाइनल साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा। फिर हम देखते हैं डोर्कन कंप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जेंटल प्रेशर डायरेक्टली ओवर द कार्पल टनल, जो कार्पल टनल होता है उस पर जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो अगर पैरेस्थेसिया आज है तो इन 30 सेकेंड आर लेस बेटर द रिस्ट विद लिमिटेड मोशन में हमें पता चलेगा। तो वहाँ हाईएस्ट सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलेगी और स्पेसिफिसिटी देखने को मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो वहाँ पर हम प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं। अब साथ ही साथ और था 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको जो है मोबर्ग एक साइंटिस्ट थे 1958 में, उन्होंने किया था। तो एक स्टैटिक कंडीशन में देखते हैं और मीन्स स्टैटिक में और डायनेमिक में, तो ये चेक करते हैं। तो इसमें एबनॉर्मल में सीवियर नर्व कंप्रेशन हमें देखने को मिलता है, और अगर नॉर्मल है तो कोई नहीं। तो ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब पॉइंट रख करके फिर पेशेंट से पूछते हैं पता चल रहा है नहीं चल रहा है। साथ ही साथ एक है सेम्स बीस्टीन टेस्ट जो है एक है। तो इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं। तो इसमें ग्रेडिंग टाइप का होता है, 5 सिलेक्टेड थ्रेशोल्ड होते हैं। नॉर्मल होगा तो 2.83 होगा, अगर लाइट टच है तो 3.61 होगा, प्रोटेक्टिव है तो 4.31 होगा, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव है तो 4.56 होगा। ऐसे ही लॉस ऑफ डीप प्रेशर अगर है तो 6.56 होगा, और अगर एबनॉर्मल ही है तो एबनॉर्मल में क्या होता है, जो कि 2.83 से जो है मतलब कम ही होता है। तो इसको हम जो है क्या करते हैं, आई क्लोज करके करवाते हैं। तो ये हमारा है। अब हम बात करते हैं इस समरी की। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कौन कितना स्पेसिफिक है फॉलन टेस्ट। फिर 75% सेंसिटिविटी इसमें है और 62% स्पेसिफिक है। टाइनल साइन 64% सेंसिटिविटी है और 90% स्पेसिफिक है। ऐसे सारे टेस्ट की स्पेसिफिसिटी इसमें बताई गई है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट की। जैसे EMG NCV जो टेस्ट था उसमें अगर चेक करते हैं तो उसमें हम लेटेंसी देखते हैं, डिजिटल मोटर लेटेंसी क्या है, डिजिटल पीक सेंसरी लेटेंसी क्या है, मीन्स ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं पेशेंट में। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो डायग्नोसिस के लिए जैसा कि नाइट पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, जब पेशेंट सो के उठता है तो उसको पेन होता है, ये सारी चीज़ें उसमें देखते हैं। तो इससे हम, और जो इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने किया था उसमें आइडेंटिफाई करते हैं पेरिफेरल नर्व न्यूरोपैथी है नहीं है, लोकेटेड अदर साइट ऑफ कंप्रेशन कहाँ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से हमारी डायग्नोसिस बन जाती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं, तो टेंडनाइटिस भी हो सकता है, टेंडन के इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, टीनोसाइनोबाइटिस भी हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है, किनबॉक डिजीज भी हो सकती है, कंप्रेशन ऑफ द मीडियल नर्व एट द एल्बो,
एल्बो जॉइंट पर भी कंप्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम जनरल मेजर्स बता सकते हैं पेशेंट को, रिस्ट स्प्लिंट के लिए बोल सकते हैं, मेडिकेशंस बोल सकते हैं, लोकल इंजेक्शन जो आते हैं वो, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी दे सकते हैं। और कुछ कंजर्वेटिव आउटकम्स हम देखते हैं, उसके बाद अगर हमारा आउटकम अच्छा नहीं है तो फिर सर्जरी के लिए प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल मेजर्स में। तो पेशेंट्स को हम बोलेंगे कि अवॉइड रिपीटेटिव रिस्ट एंड हैंड मोशन दैट में एग्जैजरेट सिम्टम्स आर मेक सिम्टम्स रिलीफ डिफिकल्ट टू अचीव। मीन्स पेशेंट को हम मना करेंगे कि आपको रिस्ट का मूवमेंट और हैंड का मूवमेंट कम से कम करना है, ज़्यादा मूवमेंट को अवॉइड करना है, जिससे कि आपके जो सिम्टम्स है वो एग्जैजरेट ना हो और सिम्टम जल्दी से रिलीफ हो जाएं, आपको सिम्टम्स से रिलीफ होने में डिफ़िकल्टी ना हो। साथ ही साथ नॉट टू यूज वाइब्रेटरी टूल्स का आपको ज़्यादा यूज नहीं करना है। और अर्गोनॉमिकली मेजर्स टू रिलीव सिम्टम्स जो है डिपेंडिंग ऑन द मोशन दैट नीड टू बी मिनिमाइज। और अर्गोनॉमिकल एडवाइस में हम यही चीज़ देंगे कि आपको जैसे वाइब्रेटरी टूल्स का नहीं यूज करना, रिपीटेटिव रिस्ट और हैंड का मोशन नहीं करना, ये सारी अर्गोनॉमिकल एडवाइस होगी जनरल मेजर्स में। और अर्गोनॉमिकल एडवाइस में जैसे नो ग्रिप नो पेन, तो अगर ग्रिप आपका नहीं बन रहा है तो ग्रिप कोशिश भी मत करें जब तक आप सही ना हो जाए। जैसे माउस को कैच करना है, कंप्यूटर का यूज करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता ही है, जो ज़्यादा वर्स हैंड है उसका कम से कम यूज करना है अगर आप यूज कर रहे हो तो, जो थोड़ा सही हैंड है राइट है उसको ज़्यादा यूज करना है। अब बात करते हैं रिस्ट स्प्लिंट की। तो कुछ स्प्लिंट आती हैं जो हम इसमें लगा लें कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो उसमें क्या होता है हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो उस स्प्लिंट का भी हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ओरल मेडिकेशन के तौर पर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन ले सकते हैं, गाबापेंटिन हुआ, प्री गाबाएलिन हुआ, तो ये जो है 60 पीरियड के लिए पेन रिलीविंग एलिमेंट्स हैं जो पेन को हमारे रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड थेरेपी का अगर हम यूज करते हैं तो मे बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट होता है उनमें बेनिफिशियल होती हैं। मोर स्टडीज आर नीडेड टू कन्फर्म इट्स यूजफुलनेस। और अभी स्टडी हो रही है कि इसका और क्या क्या यूज हो सकता है, कैसे और इफेक्टिव हो सकती है ये। अब हम सर्जिकल की बात करें, सर्जिकली हम क्या कर सकते हैं, तो नर्व जिस वजह से कंप्रेस हो रही है उसी एलिमेंट्स को हम हटा सकते हैं। मीन्स इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं सर्जरी के, नो रेस्पॉन्स टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई रेस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है तो हम सर्जरी करते हैं। साथ ही साथ सीवियर नर्व इंट्रैपमेंट अगर है, मीन्स अगर हम एनसीबी करवाए नर्व कंडक्शन स्टडीज में देखें तो बहुत ज़्यादा सीवियरली इंट्रैपमेंट है तो उसमें करते हैं। थिनार एट्रॉफी अगर हो रही है तो उस कंडीशन में, मोटर वीकनेस है तो उस कंडीशन में करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट सर्जरी में बी इफेक्टिव इवन इफ पेशेंट हैज नॉर्मल नर्व कंडक्शन स्टडी। ये भी है कि अगर नॉर्मल नर्व कंडक्शन टेस्ट है तो उस कंडीशन में भी जो है सर्जरी इफेक्टिव होती है। अब हम सर्जिकल स्टेप्स की बात करें तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इस तरह से हम सर्जरी करते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर ओपन रिलीज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। तो अगर 0 to 7 डेज के लिए देखें तो इसमें क्या करते हैं, इनकरेज जेंटल रिस्ट एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाते हैं आफ्टर सर्जरी। देन फुल फिंगर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाते हैं। और आफ्टर 7 डेज या 7 डेज पर रिमूविंग ड्रेसिंग डिसकंटिन्यू द रिस्ट स्प्लिंट। देन 7 to 14 डेज पर परमिट द पेशेंट टू एडियल एक्टिविटीज जो है वो परमिट करते हैं। 2 वीक पर ग्रेजुअल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और डीप स्कार मसाज करते हैं, जो स्कार है वो थोड़ा हटे। साथ ही साथ 2 to 4 वीक पर बिगनिंग पिंच ग्रिप स्ट्रेंथनिंग विद थेराप्यूटिक इक्विपमेंट के साथ। देन थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।